बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस देश की वीरांगनाओं का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। वीरता की यह परंपरा अटूट है और आज भी कायम है। आज इस देश की बेटियां वर्दी पहनकर देश के दुश्मनों और समाज के दुश्मनों से लड़ाई लड़ रही हैं। महिला दिवस के अवसर पर हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत के लिए इस बार हमारे साथ हैं ऐसी ही एक बेटी सौम्या सांबशिवन। सौम्या आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सिरमौर की जिला पुलिस कप्तान हैं। सौम्या, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। सौम्या, आपसे बातें तो बहुत करनी हैं जी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपकी निजी जिंदगी के बारे में, जन्म के बारे में, शुरुआती शिक्षा के बारे में और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। सर मैं भारत की दक्षिण की देवभूमि केरल से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत अच्छा। और मेरे पिताजी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। इस वजह से मैंने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में शिक्षा ग्रहण की है। शायद इसलिए आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले। तो शिक्षा फिर कहाँ कहाँ रही? अधिकांश शिक्षा उत्तर भारत में रही, दिल्ली में काफ़ी हद तक, और इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले कुछ साल भी वहाँ पर काम किया। तो दिल्ली में काफ़ी समय बीता है। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने बायोटेक्नोलॉजी की है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद एमबीए किया है मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में, और फिर उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल बैंक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया है। आईपीएस किस बैच का है? 2010। परिवार में और कौन लोग हैं? मैं अपने माँ बाप के एक ही बच्ची हूँ और हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे पिता और मेरी माता। आईपीएस में जाने का जी, कब सोचा? क्या बचपन से ऐसा था, मन में था, ठाना था कुछ करना है, सर्विसेज में जाना है, जी। या फिर यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज में जाना है, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, इस तरह क्या था मन में? सर मुझे लगता है ये मेरा एक जनरल फिलॉसफी है। मुझे लगता है कि बच्चा कभी इतना परिपक्व नहीं होता कि वो अपनी ड्रीम्स को कभी फिक्स कर सके। जब मैं लियो टॉल्स्टॉय पढ़ती थी, पेरेंट्स का योगदान रहता है? थोड़ा बहुत पेरेंट्स, थोड़ा बहुत टीचर्स, थोड़ी किताबें जो आपने पढ़ी होती हैं, कुछ फिल्में आपने देखी होती हैं, कुछ लोगों से आप मिले होते हैं। टॉल्स्टॉय की बात करी थी। तो हाँ, मैंने कहा कि जैसे टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ते हैं, वॉर एंड पीस, एना कैरेनिना, तो मुझे लगा कि क्यों ना लेखक बना जाए, इतना विश्वविख्यात लेखक। क्या आप लिखती भी? थोड़ा बहुत कभी कभी। उसके बाद अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कितना वंडरफुल डायरेक्शन है, तो क्यों ना ये किया जाए। उसके बाद आप कभी क्लास में जाते हैं तो आपको लगता है कि जो ग्रेविटेशन की थियोरीज़ हैं वो कितनी ब्यूटीफुल हैं, जिससे सारा संसार आज चल रहा है। जिस हवाई जहाज़ में आप जाते हैं उसमें सब ये थियोरीज़ यूज़ होती हैं, तो व्हाई नॉट बी दैट। तो एक बच्चे के जो ड्रीम्स हैं वो हॉप होती रहती हैं एक फील्ड से। उसे लगता है कि कुछ वंडरफुल एग्जॉटिक ऐसा किया जाए जो कि बिल्कुल अलग हो, जिससे कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी फील्ड हो, औरों को बहुत अच्छा लगे, उनकी ज़िंदगियों को छुए, उनके दिल को छुए। बच्चा कभी एक ड्रीम को फिक्स नहीं कर पाता, इसलिए मैंने भी कभी किसी ड्रीम को फिक्स नहीं किया है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, कायनात में जो भी आपको लियाकत दी होती है वो अलग अलग स्टेजेस पे खुलती है। जैसे मैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज भी पास कर पाऊँगी। मुझे ये लगा कि जब मैं बैंक में नौकरी करती थी, मैं कम से कम 5-5, 10-10 करोड़ के पोर्टफोलियोज़ बहुत बड़े बड़े लोगों के, इंटरनेशनल हस्तियों के हम हैंडल किया करते थे इन मल्टीनेशनल बैंक्स में। मुझे लगा कि जब काफ़ी साल ऐसे हो जाते हैं, 3-4 साल, तो मुझे लगा कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ उन लोगों को वाकई में मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत वेल प्लेस्ड हैं सोसाइटी में, बहुत सशक्त हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मैं बहुत सतही ज़िंदगी जी रही हूँ। तो लोगों से जुड़ने का या ज़मीन पर आने के फिर 2 ही तरीके हैं, या तो फिर इलेक्शन लड़िए या फिर सिविल सर्विसेज लिखिए। मुझे लगा एग्ज़ाम लिखना इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा आसान है। बैच 2010। जी। उसके बाद ट्रेनिंग? जी, 2 साल की ट्रेनिंग। उसका कोई किस्सा याद है? इंटरेस्टिंग? ट्रेनिंग में सब कुछ ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एकदम नया प्लेटफॉर्म है, नया टर्फ है। आपकी टफनेस, फिज़िकल टफनेस टेस्ट होती है, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है इसे किया जाता है। एज एसपी तो ये फर्स्ट? ये मेरा पहला ज़िला है सर। इससे पहले मैं एएसपी थी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 साल शिमला में, और उसके बाद यहाँ पर। किसी महिला के लिए जी, पुलिस में होना, या हम कहें कि आप आईपीएस हैं, जी, एक अधिकारी होना, जी,
क्या जोखिम भरा होता है? सर जोखिम तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप अभी भी देखिए कि मेरे साथ यहाँ कितने लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो जब किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की सिचुएशन होती है तो मेरे से आगे ही रहते हैं। पर हाँ, मुझे कुछ बड़े टफ निर्णय लेने होते हैं जो जोखिम भरे कभी हो सकते हैं, खासकर क्राइम की दुनिया। सौम्या, पर ये क्या कारण है कि किरण बेदी, सौम्या, कुछ नाम और होंगे, जी बहुत ज़्यादा नाम क्यों नहीं है? सर, एक तो रेशो के उसमें देखा जाए तो लड़कियां वैसे भी हिंदुस्तान में लड़कों से कम तादाद में हैं, तो गणित तो यही कहेगा कि जितनी लड़कियां आएंगी वो पुरुषों के तो मुकाबले वक्त में आ रहा है कम कि होंगी। तादाद भी बराबर पे आएगी। अगर बराबर पे आती है तो गणित के हिसाब से तो ये बात पूरी हो जाएगी। दूसरा सर, यहाँ पर मैंने देखा है, इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, अगर आप वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक्स लेंगे तो आप जानेंगे कि 1% से कम महिलाएं जो हैं वो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी जो एक प्रोफेशनल काम करती हैं जिसकी सैलरी मिलती हो। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, पूरे विश्व की है। कहीं ना कहीं हमने निर्णय लेने में कहीं कमी दिखाई है, कहीं हमने हिम्मत में थोड़ी कमी दिखाई है, और थोड़ा सोशो इकोनॉमिक सेटअप ऐसा रहा है कि वो थोड़ा बहुत हिंड्रेंस बना है। लेकिन जिस भी लड़की ने निर्णय लिया उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और वो आगे आई। वैसे लोग पुलिस के पास जाने में डरते हैं, लेकिन पुलिस में जॉब करना, जी महिलाएं कतराती हैं। सर, अगर आप देखें तो अभी जितने भी हमारे बैचेस हैं जो आगे निकल रहे हैं उसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो नौकरी है ये हिंदुस्तान में किसी भी लड़की के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर है। पर आपको लगता है ना कि अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन? ये तो फिर हर फील्ड में आप कह सकते हैं, ये तो मुझे लगता है ऐसी शिकायत स्पोर्ट्स की फील्ड में भी होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर संस्था तो नहीं करती होगी, मुझे लगता है ये पूर्णतः किसी संस्था से रिलेटेड नहीं है, ये काफ़ी हद तक सामाजिक है। और आज ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतने सारे पुरुष पुलिस अधिकारी होने के बावजूद भी हिमाचल से आपने मेरा चुनाव किया है। You deserve this. तो थैंक यू सो मच, और आपने इस बात का प्रमाण दिया कि बेटियों को एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौम्या से जानेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। कानून काफ़ी है या नाकाफ़ी, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूँ गए और यूँ लौटे। जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं जी, वहाँ से किस तरह महिलाओं को बाहर ले जाया जाता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौम्या, आज देश में जी महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। जी कई सारे एनेक्टमेंट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं। आपको लगता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है और उससे कुछ अंतर आया है महिलाओं के उत्थान में, उनकी सुरक्षा में? सो जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन सरकार लेती है, नेचुरली उसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मिलकर काम करते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये नेचुरल है कि इसकी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनका जो फ्रेम है जिसमें ये बनी हैं वो बहुत ही त्रुटि से मुक्त होंगे और वो फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने दूसरी बात की इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसीज़ हम ही हैं, जैसे पुलिस हुई या फिर प्रशासन हुआ, काफ़ी हद तक NGOs भी हैं और मीडिया भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सौम्या, फिर भी निर्भया होती हैं जी जी और रेप्स हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, अगवा किया जाता है महिलाओं को, घर में हिंसा हो रही है। ऐसा क्यों फिर? सर, अगर आप पॉलिसीज़ बना देते हैं और सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करने में नेचुरल बात है कि वो फेजेस में ही हो सकती हैं, और सेकेंडली मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सामाजिक मिल्यू का एक हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोशल मिल्यू। अगर आपको इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना है तो साहित्यकारों से लेकर गवर्नमेंट, सरकार की लेवल तक इसको पूरी तरह से जोड़ना होगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि निर्भया के बाद भी रेप की रिपोर्टिंग बहुत बड़ी है। महिलाओं के विरुद्ध जी जो अपराध होते हैं, हो रहे हैं, जी आपको लगता है कि महिलाएं अब पुलिस के पास आ रही हैं? सर, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा परसेंटेज में चेंज आया है उनकी रिपोर्टिंग में।
इसका कारण सिर्फ हम ही नहीं हो सकते या सिर्फ पॉलिसी लेवल बॉडीज़ नहीं हो सकती। जो टोटल अवेयरनेस क्रिएट की गई है काफ़ी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर, और दूसरा महिलाएं काफ़ी हद तक अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रयास कर रही हैं, और जो नहीं हो पाती हैं वो इस दिक्कत को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। डिपेंडेंस जी, कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं? सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंस महिला को प्रताड़ना और उत्पीड़न सहने देने का एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि चाहे सरकार की लेवल पर, मेरा ये मानना है कि आपके अपने बटुए में पड़े हुए पैसे आपके पिता, आपके पति, आपके भाई या सरकार द्वारा दिए हुए करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा कीमती हैं। जब तक आप अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता आपके अंदर नहीं आएगी, आप स्वतंत्रता को कभी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और कारण? सर, ये सारी चीज़ें फिर एक स्पायरल इफ़ेक्ट देती हैं। जैसे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप काफ़ी निर्णय ले सकती हैं। जो दिक्कत हम लोगों को आती है वो इस निर्णय लेने में है, और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो महिलाओं को भी बड़ी जल्दी होती है अपनी बच्चियों को दूसरे घर भेजने की, और फिर क्योंकि वो पूर्ण रूप से पढ़ी लिखी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि अगर हर महिला भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनती हैं, नेशन की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो उनकी स्वतंत्रता वो स्वयं तय करेंगी। वो अपनी सबसे बड़ी मित्र हैं, और इसके लिए उन्हें खुद अपना सहारा बनना होगा। आप मानती हैं कि ड्रग्स, शराब ये भी बड़े कारण हैं? बिल्कुल, क्योंकि सर ड्रग्स और शराब में ये चीज़ है कि वो साइकोलॉजिकली उनको कंट्रोल करने में हमें भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं हैं। आप मधुर भाषी हैं, मीठा बोलती हैं। क्या बचपन में पेरेंट्स ने ये सोचा कि आपका नाम सौम्या रख दिया जाए? सर देखिए, सौम्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब कोमल होता है, और ललिता सहस्त्र नाम, क्योंकि मेरी फैमिली एक संस्कृत बैकग्राउंड से भी है, तो ये लक्ष्मी का एक दूसरा नाम है। दो नाम हैं इनके, सौम्या और रौद्रा। रौद्रा यानी जो रौद्र रूप में होती है, तो नेचुरल है वो नाम नहीं रखा गया। वो तो आपकी जॉब का पार्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सौम्य होना डिप्लोमेटिक होने का बहुत बड़ा तरीका है। मधुर भाषी तो हैं, लेकिन एक टफ पुलिस ऑफिसर कही जाती हैं। सर, टफ बहुत सख्ती से निपटती हैं इंसान आप। भाषा से नहीं होता है, टफ इंसान अपने डिसीजन से होता है, अपने निर्णयों से होता है। और मुझे लगता है कि ज़बान को अच्छा रखकर आप बहुत टफ निर्णय ले सकते हैं, और मैंने हमेशा भाषा का ध्यान दिया है। संजीदा मुद्दे पे आता हूँ। जी बहुत सी महिलाएं अपराध की ओर धकेली जाती हैं, जी चाहे उनका शारीरिक शोषण हो या अन्य अपराध हो। जी, इसके लिए क्या किया जाए? ये आपने बहुत उम्दा सवाल किया, क्योंकि हाल ही में हमने 2 से 3 ऐसे गैंग्स को तोड़ा है जो कि मानव तस्करी में लगे हुए थे, और ये ज़्यादातर हरियाणा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिरमौर एक ऐसा ज़िला है हिमाचल का जो कि 3 राज्यों की सरहदों से लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो स्क्यूड है, वहाँ महिलाओं की थोड़ी कमी है, तो इस तरह की तस्करी वो न केवल उत्तर भारत से करते हैं, जबकि दक्षिण भारत से भी करते हैं। तो ये कुछ गैंग्स हमने, और ये आपने बहुत सही कहा कि अपराध में उनको धकेला जाता है उस उम्र में जब उन्हें पता तक नहीं होता। बहुत अच्छा कहा। सिरमौर ज़िला में तो ये आम बात है, जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं जी वहाँ से किस तरह महिलाओं को बाहर ले जाया जाता है। गरीब लोग हैं, जी पैसे के लालच में ऐसा हो रहा है। जी, इसके लिए जहाँ कानून अपना काम कर रहा है, समाज को भी तो आगे आना चाहिए। सर आप, ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है, और आपको सुनकर बहुत हैरानी और दुख दोनों होगा कि इन गैंग्स के साथ जिन लोगों ने इन बच्चियों का सौदा किया है वो खुद उनके भाई, हाँ, उनके दूर दराज के रिश्तेदार दुख हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो सेकंड वॉल ऑफ डिफेंस हैं। आपका पहला वॉल ऑफ डिफेंस जो परिवार, है, घर, आपका जो अभयारण्य है, relations। वो तो आपका अपना परिवार है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात की कि पुलिस से बहुत खौफ है, ये सब झूठी बातें लोगों ने फैलाई हैं। मैंने ये कई मंच पर ये कहा है कि जब आप रात को आराम से खराटे मारकर सो रहे होते हैं, तो मेरी सारी फ़ौज अपनी नींद की कीमत अदा कर कर आपकी नींद को आराम देती हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि जब कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, आपके परिवार वाले आपको धोखा देते हैं, तब हम ही हैं जो आगे आकर आपकी रक्षा करते हैं। हाल ही में त्रिलोकपुर में, यहाँ मेरे ज़िले में एक बहुत ही सनसनीखेज़ मर्डर हुआ था, जिसमें ना महिला का पता था और ना उसके कातिल का। और बाद में बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वो महिला जो है वो किसी डांस बार में काम करती थी मुंबई में, और क्योंकि उसकी बॉडी को तक क्लेम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि समाज के खाते में तो ऐसी औरतें कहीं हमारे समाज में आती नहीं, गिनी नहीं जाती।
और हम न केवल उसके कातिल को, जो कि खुद उसका पति था, उसे हम उन्नाव यानी कि लखनऊ के पास एक जगह है वहाँ से लेकर आए। हमें पता भी नहीं था, कोई बॉडी क्लेम करने वाला नहीं था। हमने उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया क्योंकि उसने सिंदूर और बिंदी लगाई थी, और बाद में हमें पता चला कि वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही और ना दुख हो रहा है, क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ तक कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो मुल्ला होते हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ने से भी मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हिंदू रीति रिवाज से पहले हुआ है। तो मैंने और मेरे ही पुलिस वालों ने जो सुपुर्द खाक की रिवायत होती है उसे अदा किया। बहुत अच्छा। और जबकि कोई पॉलिटिशियन ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, कोई यहाँ नारे नहीं लगे, किसी तरह का पॉलिटिकल अपहीवल नहीं हुआ, उसका कोई पता नहीं था और हम सामने आए। क्योंकि नहीं साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौम्य से जानेंगे कि इन्होंने सिरमौर में कैसे और कौन कौन से और केसेस सॉल्व किए हैं। साथ ही जानेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में। ड्रग माफिया आपसे खौफजदा है? ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौम्या, आपने बताया कि एक हाल में ब्लाइंड मर्डर सॉल्व किया और भी चीज़ें बताई। इसके अलावा ऐसे कौन सी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं? हिमाचल में बाय एंड लार्ज एक पीसफुल स्टेट होने के कारण यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ड्रग्स है, और साथ ही में जो राज्य इसके आसपास लगे हुए हैं, जैसे कि हरियाणा हुआ और फिर हरियाणा से आगे पंजाब, यहाँ तो सिंथेटिक ड्रग ड्रग्स। माफिया आपसे खौफजदा है? ये मैं कह सकती हूँ कि हरियाणा और पंजाब के दो सबसे बड़े माफिया जो हैं वो आज सिरमौर की जेल में हैं, तो ये बिल्कुल मेरे पुलिस की अचीवमेंट मैं मानूंगी। और ये एक बहुत बड़ा माफिया गिरोह था जो कि यमुनानगर और पंजाब में सप्लाई करता था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत वेल एजुकेटेड हैं, ये बी फार्म एम फार्म स्टूडेंट्स हैं, और इनमें जो एजुकेशन है वो उन्होंने यूएस और यूके से डिग्रीज़ ली हैं। तो इस तरह के क्रिमिनल्स को हैंडल करने में थोड़ा सा, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, और वो अपनी इन एनर्जीज़ को जब इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो समाज को तो दिक्कत होती ही है और साथ में हमें भी होती है। लेकिन ये दोनों अब हमारे यहाँ हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो कॉफ सिरप्स हैं, इसकी पूरी सप्लाई अब हिमाचल में कट हो गई है, क्योंकि ये उसके मेन सप्लायर्स थे, क्योंकि ये खुद इसकी R&D को जानते थे, तो इसको बनाने में सक्षम थे। वो मेवाती किडनैपिंग? जी हाँ, वो एक राजस्थान में एक ग्रुप है जो कि किडनैपिंग के साथ साथ बहुत सी बड़ी बड़ी चोरियों में भी, जैसे ट्रक्स और व्हीकल्स को चोरी करता है ऑल इंडिया में। वो एक ऐसा गैंग है मेवात एरिया में जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, और यहाँ पर एक किडनैपिंग हुई थी पौंटा एरिया में, और हमने एक टीम बनाई थाना रेणुका जी से और उनको भेजा, और विदिन 2 डेज़ हमें इसमें सक्सेस मिला। और वहाँ के जो मेवाती क्रिमिनल गैंग है उसमें से भी जो मेन सरगना है वो अभी सिरमौर की जेल में है। प्रीमियम कार्स का मसला? अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ये ज़िला है सिरमौर, ये काफ़ी दूसरे राज्यों की सरहदों से लगता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हरियाणा से भी हैं, और हिमाचल में जो कि काला अम्ब एरिया जो हरियाणा से सटा हुआ है उसके साथ इनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि प्रीमियम कार्स में ट्रैवल करते हैं। BMW हाल ही में एक मुद्दा हुआ था और उसमें हमने FIR दर्ज की थी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर, और करीब क्योंकि ये बहुत सारा कैश जो है ट्रांसैक्ट करते हैं, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो इनको काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये क्रिमिनल गैंग्स भी बहुत ही वेल ट्रेंड हैं, और हाल ही में हमने थोड़ी CCTV फुटेजेस और इस तरह को ऑब्ज़र्व कर इस गैंग को हमने ट्रेस डाउन किया। जब हमने किया हमें पता लगा कि इन गैंग्स के पास भी प्रीमियम कार्स हैं, अपने ही नाम पर रजिस्टर किए हुए हैं। क्रिमिनल्स ऑल्सो वेरी रिच। पर ये एक जगह है जनकपुरी के पास, इंदरपुरी मदनपुरी कहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ बसे हुए हैं ये लोग, और ये साउथ इंडिया से हैं। गुंटूर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ से हैं। और जैसे इटालियन घेटोज़ होती हैं जहाँ पे क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, ये उस तरह के एरियाज़ हैं, और यहाँ जाने में बहुत डर लगता है। मेरी टीम जो गई थी रात को 2 बार फ़ोन किया कि मैडम हमें डर लग रहा है कहीं हमें ही ना लूट लें। तो मैंने कहा आपकी जेब में पैसे तो नहीं है, ना सोना है? का नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी डर लग रहा है। ये इस तरह के गैंग्स हैं, घेटोज़ हैं बिल्कुल। इनको भी हम
हमने अभी हाल ही में, ये बहुत मुश्किल था इसे क्रैक करना। एक और आजकल जी साइबर क्राइम जी बहुत शातिर हो गए हैं, जी। उनको कैसे निपटते हो आप लोग? देखिए सर, स्मार्ट होने का अधिकार तो सबको है, क्रिमिनल को भी है, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इफ द क्रिमिनल इज स्मार्ट, बट यस वी नीड टू बी स्मार्टर एंड वी हैव बीन परफॉर्मिंग इन अ स्मार्टर मैनर। यहाँ तक कि जो फेसबुक के क्राइम्स हैं जो खासकर महिलाएं फेस करती हैं, यंग गर्ल्स, जो उसमें जिस तरह की क्राइम्स होती हैं फेसबुक में, और फेसबुक का क्योंकि इसको ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि इनका सारा ऑपरेशन जो है वो यूएस से होता है और वो उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे देने में काफ़ी कतराते हैं। इस वजह से इसका ओरिजिन कहाँ है और कौन सा क्रिमिनल किसी लड़की को ट्रैक कर रहा है, उसे तंग कर रहा है, इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, और आई एम वेरी लकी कि जो मेरा साइबर सेल है उसमें आई हैव 2 ऑफ माई स्टाफ हु आर ऑफ कोर्स इन द पुलिस, बट मोस्ट ऑफ देम हैव डन देयर कोर्सेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वी हैव वेरी गुड सॉफ्टवेयर्स जिससे हम इसको कर पाते हैं। और ये दोनों केसेस हमने जो कि सिरमौर में हुए, इसे हमने क्रैक किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जी। पुलिस की छवि आमतौर पर अच्छी नहीं है, बदतमीज़ कहते हैं कि लोग, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जाए? सर ये तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है इस तरह बोलना, क्योंकि बदतमीज़ कहाँ नहीं होते। और पुलिस को क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ही हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करते हों, या काम करते करते उनकी आवाज़, उनका लहजा कुछ इस तरह का हो जाता है कि क्योंकि आम आदमी जो उसे अप्रोच करता है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है और इस वजह से शायद उसको ऐसा लगता हो। लेकिन अमूमन मैंने ये देखा है कि जो मेरा स्टाफ है वो काफ़ी हद तक सभ्य है और ऐसा मैंने कभी। स्ट्रेस से एक बात कहूँगा जी। पुलिस वाले भी स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। इन्वेस्टिगेशंस उनको करना है, लेकिन इसके साथ साथ वीआईपी ड्यूटी है और तमाम सारे काम हैं उनके पास। जी। वो बेहतर ज़िंदगी जी सकें, उनको भी अच्छे मौके मिलें, वो अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाएं, क्या करते हो इसके लिए आप? सर देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेबलरी या फोर्स आपका साथ तब देती है जब आप उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इंसान सम्मान को बहुत महत्व देता है। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टेबलरी में वो ऑफिसर की बदतमीज़ी से क्रिएट होती है। मैं बहुत फ्रैंक होकर इस बात को बोल रही हूँ, और चाहे वो मुझसे रैंक में छोटे होंगे, लेकिन वो मेरी सेना है, मेरा फोर्स है, और अनुभव के आधार पर मैं उन्हें हमेशा अपने से एक कदम आगे रखती हूँ। और जब आप उनको सम्मान देते हैं, उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं और साथ में उन पर विश्वास दिखाते हैं, तो आपके लिए वो इतने जाइगेंटिक रिजल्ट्स ला सकते हैं और फिर वो आगे से आगे आपके लिए चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अंतिम प्रश्न, महिला दिवस पर जी, आपका क्या संदेश है, खासकर महिलाओं के लिए? सभी स्वतंत्रताओं की माँ है आर्थिक स्वतंत्रता। बिल्कुल। आप इतनी मेहनत कर कर इतने साल पढ़ाई लिखाई में लगाती हैं, उसके बाद यदि आप विश्व की या भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनती हैं, प्रोडक्टिव इकोनॉमी का, तो उससे न केवल देश का नुकसान होता है, देश का नुकसान तो आप बाद में सोचिएगा, सबसे पहले आपका नुकसान होता है। और जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो आप निर्णय काफ़ी हद तक सही लेंगी, क्योंकि ज़िंदगी सही निर्णयों का ही नाम है। जितने निर्णय आपके सही होते हैं, किसी भी लेवल पे हों, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी सुरक्षा का ध्यान अपने आप रखें। सबसे पहले जहाँ पर वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए असक्षम होती हैं, हमारा जो कार्यभार है वो वहाँ से शुरू होता है। और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी सबसे बड़ी सखा और मित्र हैं, अपना सहारा वो स्वयं है। मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी तो अपने ही कदमों पे चली जाती है, नहीं तो जनाजे तो बेसहारों के उठते। बहुत खूब। सौम्या, आपने ईटीवी के साथ ख़ास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप अपने एंडेवर्स में कामयाब होंगी, लोगों को, आम जनता को, गरीब आदमी को, समाज के सभी वर्गों को न्याय देने में सक्षम होंगी। ये कारवां आगे तक बढ़ता जाएगा और देश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जहाँ जहाँ आप काम करेंगे वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।